नमस्कार, मैं वैद्य नवीन जोशी आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि लगातार हमारी जो एक सीरीज चल रही है जिसमें हम ऐसी हमारी जो हस्तियां हैं उनको इसमें सामने लेके आते हैं, जिनमें विक्टोरियस सीरीज का नाम दिया गया है। आज हमारे साथ डॉक्टर धीमान यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका परिचय पूरा डॉक्टर शिल्पा येरमे जी देंगी, जो इस कार्यक्रम की पूरी संचालक हैं। मैं केवल यहाँ पर एक प्रकार से इसका आरंभ करने और धन्वंतरी वंदना से इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी सबसे पहले, इससे पहले कार्यक्रम शुरू हो, हम धन्वंतरी वंदना की को जो है अपने हम जहाँ भी हैं वहाँ पे स्मरण करें। सर शेयर कर रहे हैं आप? हाँ, शेयर कर दीजिए। Thank you very much. प्रारंभ करिए। Thank you, Dr. Doshi sir, for this wonderful Dhanvantari Vandana, edited by Dr. Vandana madam. So thank you very much. I warmly welcome Dr. Kamini Dhiman madam from AI New Delhi. She is associate professor in Prasuti Tantra department in New Delhi. So this is our series, Victorious Stories of Ayurveda.
एंड दिस इज आवर थर्ड सेशन। आज यह हमारा तीसरा सत्र है और इसमें हमारे साथ उपस्थित है दिल्ली से डॉक्टर कामिनी धामन मैडम, जो कि प्रसूति तंत्र विषय की अध्यापिका है। इस विक्टोरिया स्टोरी का हमारा उद्देश्य है कि आयुर्वेद क्षेत्र में, आयुर्वेद की जगत में जो भी लोग एक विशेष रूप से कार्यरत है, उनको हम हमारे न्यू जनरेशन के सामने, हमारे आयुर्वेद परिवार के सामने प्रस्तुत कर सके और इन्हीं की प्रेरणा से आगे हमारे स्टूडेंट्स, आगे हमारे वैद्य परिवार इनकी प्रेरणा लेकर आगे आयुर्वेद क्षेत्र का विस्तार कर सके। और इसी के उपलक्ष्य में हमने इस सीरीज का प्रारंभ किया है। पहले 2 सत्र हमारे बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए गए, बहुत अच्छे मान्यवर थे और यही सिलसिला अभी कायम है। तो आज के इस सीरीज में डॉक्टर कामिनी धीमन मैडम का बहुत स्वागत करती हूँ मैं और हमारी सहयोगी डॉक्टर वंदना जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि मैडम का परिचय दे। मैडम माइक 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 ऑन। नमस्कार डॉक्टर कामिनी धीमान मैम, शिल्पा मैम, थैंक यू सो मच। मैं अभी मैडम धीमान का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अभी पढ़ूंगी। उसके पहले हम लोग सभी जानते हैं कि आयुष दर्पण बहुत अच्छा कार्य कर रहा है आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, और इससे जुड़े सभी छात्र छात्राएं और नॉर्मल जो व्यक्ति हैं वो भी आयुर्वेद के बारे में काफी कुछ जान रहे हैं। इसके अंदर यूजी पीजी के स्टूडेंट्स हैं, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो विदेशों में हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो केवल आयुर्वेद के विषय में जानना चाहते हैं और यहाँ पर आयुष दर्पण पर जुड़ते हैं। उन सभी व्यूअर्स का भी हार्दिक स्वागत है। मैं कामिनी मैम का विक्टोरियस ये जो सीरीज है, हमारे यहाँ जो जितने भी विक्टोरियस हैं, यानी आयुर्वेद के क्षेत्र में जिन्होंने ऐसे कार्य किए कि आयुर्वेद का नाम रोशन किया और हम सबके लिए वो इंस्पायरिंग है, उन्हीं में से एक इंस्पिरेशन देने वाली हमारी कामिनी मैडम है, जिनको हम सभी आयुष दर्पण पर अनेकों वेबिनार्स में कई बार सुन चुके हैं और हम लोग सब उनके बारे में जानते भी हैं। तो मैडम कामिनी धीमान मैम, जैसे शिल्पा मैम ने कहा, शी इज एसोसिएट प्रोफेसर एट ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। शी इज एमडी पीएचडी। टीचिंग एक्सपीरियंस उनका है फ्रॉम ऑफ मोर देन 28 years and she has a clinical experience of more than 30 years. She is working in AYA in Department of SRBT, and she's in charge of Tele-Eco Clinic, Infertility Clinic, Menopause OPD. She has published papers on uterine fibroid, dysmenorrhea, menopause, infertility, antenatal care. She has attended national and international seminars and presented papers, received Confederation of Education Excellence Award in 2018 and Charak Award in 2020. Congratulations, ma'am, for the wonderful work you have done, and we are waiting for a nice lecture from you. Namaskar, ma'am. Swagat. नमस्कार। थैंक यू मैडम, वंदना मैडम, थैंक यू। सो आज का हमारा विषय है रजोनिवृत्ति एवं मनोकायिक बदल। स्त्रियों को अनेक दौर से गुजरना पड़ता है। वुमेन हैव टू फेस वेरियस कंडीशंस लाइक फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। तो हमारा एक आज का विषय हमने रखा है मैडम के लिए। मैडम तो अपने बारे में बताएंगी कैसे उनका प्रवास रहा आयुर्वेद के क्षेत्र में। उसी के साथ साथ कामकाजी महिलाएं जो है उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेनोपॉज के दौरान उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं और उसी के ऊपर प्रकाश डालेंगी डॉक्टर कामिनी मैडम। सो आई रिक्वेस्ट कामिनी मैडम टू स्टार्ट द सेशन। थैंक यू डॉक्टर शिल्पा। एंड सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। वेरी डायनेमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिल्पा, मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, कंसीडरिंग मी। आपकी जो सीरीज चल रही है उसके लिए मुझे कंसीडर किया आपने। बहुत मैं प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड फील कर रही हूँ टू दी आपके इसका पार्ट बनी हूँ, जो कि आपने आयुष दर्पण के द्वारा ऑर्गेनाइज किया है। सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आयुर्वेद को ज्ञान गंगा जो है आपने बहाई है। एंड थैंक यू डॉक्टर वंदना पाठक फॉर इंट्रोडक्शन, फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। एंड ऑफ कोर्स नवीन जोशी जी तो सच में ही बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं उनकी साइलेंट फॉलोअर हूँ, एडमायरर भी हूँ। उनको शायद पता भी नहीं है कि मैं उनके सब प्रोग्राम्स देखती हूँ और ऑलमोस्ट 1 वर्ष हो गया ये उन्होंने अपने आयुर्वेद के उत्थान के लिए जो ये निस्वार्थ काम चलाया हुआ है, जो नहीं रुकने वाली जो अभियान चलाया है। हर वर्ग जो है
UG स्टूडेंट्स, PG स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस, प्रैक्टिशनर्स, सबके लिए अप्रोचेबल, इजीली अप्रोचेबल जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, और जो ये पूरी ये इन्होंने ज्ञान प्रवाह जो गंगा जो बह रही है वो सच में काबिले तारीफ है, और रियली हैट्स ऑफ टू डॉक्टर जोशी जी, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत उनको एडमायर करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। और अपने बारे में तो, मेरे बारे में तो शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा बताना चाहिए कि इतने 28-30 साल हो गए और हम लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, और प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस मैंने जो है शुरुआत से ही रखी है, और जो फील्ड में मैं काम कर रही हूँ डॉक्टर वंदना पाठक ने ऑलमोस्ट बता ही दिया है, तो मैं अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगी, सीधा मैं टॉपिक पे आऊंगी जो मुझे दिया गया है कि इस टॉपिक पे आपने बताना है। तो जो मैं काम करती हूँ वो थोड़ा बहुत बताऊंगी, और जो केसेस मैंने स्पेशल केसेस जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए कि इस पेशेंट्स में मैंने ये देखा, इसमें ये देखा, और इसको स्पेसिफिकली मैंने कैसे अलग से ट्रीट किया है, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी। और बाद में अगर कोई क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के, कुछ क्वेरी होंगी, डाउट्स होंगे, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सही है ना डॉक्टर शिल्पा? हाँ, तो जो मुझे जो टॉपिक दिया है उसके 3 कंपोनेंट्स है ना? हाँ, जो इसके 3 कंपोनेंट्स है। एक इन्होंने जो टाइटल दिया है उसमें जहां तक मैं समझती हूँ, एक है रजोनिवृत्ति, वर्ड पहला दिया है, दूसरा लिया है कामकाजी महिला है, तीसरा है मानसिक परिस्थिति। तो 1 बाय 1 हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। और रजोनिवृत्ति क्या है आप सब जानते हैं आप लोग कि फीमेल्स की जो शरीर है एक अद्भुत रचना है, हम बोल सकते हैं कि ईश्वर की, और इसकी कार्य प्रणाली हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक यूनिक जो सिस्टम जो है स्त्री के शरीर में भगवान ने बनाया है, और हर फेज में जैसे डॉक्टर शिल्पा ने बताया कि वेरिएशन है, विविधता है, और हर दिन जो है उसका शरीर में चेंज आ रहा है, शारीरिक चेंज आ रहा है, मानसिक बदलाव आ रहा है। और एक स्त्री की मैं तो एक अपनी वो बोलती हूँ यूनिकनेस है, और बहुत एडमायर करती हूँ कि स्त्री एक्सेप्ट करते हुए जीवन जीना एक उसके जीवन की एक ब्यूटी है कि हर महीने उसके शरीर में चेंज आ रहा है, हर फेज में चेंज आ रहा है, मिनार्क है, प्रेगनेंसी है, पोस्टनेटल पीरियड है, मेनोपोज है, और इन सभी में एक आया है रजोनिवृत्ति, जिसकी हम आप भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक सिस्टम है, स्पेसिफिक सिस्टम है जो कि गर्भ प्राप्ति के लिए बनाया है ईश्वर ने, स्थिति उसमें गर्भ स्थित होता है, कंसेप्शन होती है, डेवलपमेंट होती है, और वो फंक्शन एकदम से नेचुरली स्टॉप हो जाता है, विकृति नहीं है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कोई समस्या भी नहीं होनी है, होती भी नहीं है, या होनी भी नहीं चाहिए अगर फिजियोलॉजिकल है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा जो शरीर है उसमें कितने सारे ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक जीवित शरीर है उसमें कोई ऑर्गन या सिस्टम जो है उसका काम रुक जाता है, नहीं होता है। लेकिन ये स्पेसिफिक सिस्टम जो स्त्री शरीर में बनाया है ईश्वर ने कि एक फेज आता है वो स्टार्ट फंक्शनिंग उसकी स्टार्ट हो रही है, और एक फेज ऐसा आता है कि उसकी फंक्शनिंग जो है रुक गई है, यानी कितनी यूनिकनेस है। तो थोड़ा सा उसमें एनाटॉमिकल चेंज आ रहा है, थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहा है, और साथ में ये दूसरे सिस्टम के साथ भी रिलेटेड रहता है। ऐसा नहीं है कि आर्तव स्रोतस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम बंद हुआ तो सिर्फ उसी का, लेकिन उसका इफेक्ट जो आता है वो दूसरे स्रोतस के ऊपर भी आता है, दूसरे फंक्शंस के ऊपर भी आता है। तो उसमें वेरिएशंस कहाँ रहती है? वेरिएशन इसमें रहती है कि हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है, अपना अपना लाइफस्टाइल है, देश अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली सभी स्त्रियों में थोड़ा थोड़ा भिन्नता जो है, विविधता जो है वो उसमें देखने को मिलती है। कुछ शारीरिक है, कुछ मानसिक है, ये सारे अलग अलग जो है उसमें चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी सिस्टम्स या सभी स्रोतस अगर देखें तो उसमें तरतम भाव से अगर हम देखें तो लक्षण जो है वो सभी स्त्रियों में जो है वो मिलते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसमें हमें चेंजेस जो है वो मिल रहे हैं।
दूसरा कंपोनेंट जो इस टाइटल का जो शिल्पा मैडम ने दिया है, दैट इज कामकाजी महिलाएं, वर्किंग फीमेल्स। रजोनिवृत्ति तो है बट इसका रिलेशन कामकाजी महिलाएं जो वर्किंग फीमेल्स हैं। तो ये टॉपिक जब दिया तो मैं थोड़ा सा उसको देख रही थी कि कामकाजी महिलाएं जो है उसके रेशियो कितना है। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी वर्क फोर्स है अभी काम कर रही हैं, उसमें यह है कि 45% फीमेल्स हैं। ठीक है, तो इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी भी लेवल का जो है देखते हैं, रेशियो देखते हैं, तो 45% जो है फीमेल वर्कर्स काम कर रही हैं बॉटम टू टॉप। और उनके वर्क परफॉर्मेंस में अगर माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या सिम्टम्स होते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट कहाँ होगा? उनकी सीधे सीधे वर्क परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। ठीक है, वर्क प्लेस की जब बात कर रहे हैं तो वर्क परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो शी मे हैव टू टेक लीव, एब्सेंट जो है हो उसकी लीव रेशियो बढ़ जाएगा, और आउटकम जो है उसका जो है वो आउटकम के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर भी असर पड़ता है। और क्या होगा, उसमें काम नहीं कर पा रही प्रॉपर, या जो प्रॉब्लम हो रही है उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन उसकी ठीक नहीं होगी, कॉन्फिडेंस उसका लेवल कम हो जाएगा कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ या आउटकम मेरा ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से डिप्रेशन के चांसेस भी हो सकते हैं, मेमोरी जो उसकी कम होना स्टार्ट हो जाती है, और थकावट, टायर्डनेस जो है वो फील करती है, और वर्क प्लेस में कई बारी जो है उसको नींद आने की समस्या जो है वो बोलती हैं। और दूसरे की लंबे समय तक इस टाइप की अगर प्रॉब्लम चलती है तो क्या होता है, उसको हमें सपोर्ट देना जरूरी है। थोड़े बहुत दिन के लिए हुआ है, वेरिएबल है तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर ये होता है तो उसको एक सपोर्ट की जरूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि वो इस एडवर्स कंडीशन में भी उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो, और ये सिम्टम्स जो है उसके कैसे कम हो, और उसको उससे जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो कैसे मिले, और एफिशिएंसी भी उसकी बढ़े। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि प्रॉपर उसको समझना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना है, एक प्लानिंग, उसको एक हमें प्लान बना के देना है कि आपको इस प्रकार से जो है वो करना है, फॉलो करना है, और इसको कंसिडरेशन लेके एफर्ट्स करना है। और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर भी खुश, एम्प्लॉय भी खुश, और स्त्री जो है वो अपना जीवन जो है ग्रेसफुली जी सकती है। तो मुझे लगता है कि यही एस्पेक्ट लेके इन्होंने, डॉक्टर शिल्पा ने ये टॉपिक लिया होगा कि हम कैसे फीमेल्स को हेल्प कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा रोल क्या हो सकता है। तो जो हम करते हैं वो मैं बता रही हूँ कि इसमें हमारा रोल मेरे हिसाब से क्या रहता है कि सबसे पहला है अवेयरनेस, उसको प्रिपरेशन, माइंड एंड बॉडी की प्रिपरेशन के लिए 35 इयर्स से ही हम उसको अगर प्रिपेयर करते हैं, उसको अवेयर करते हैं, तो जो है हम उसकी कुछ हेल्प करते हैं। अगर 45 इयर्स क्रॉस कर गई है तो उसको अवेयर करना है टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स जो उसके शरीर में चेंजेस हो रहे हैं या होने वाले हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बता सकते हैं, जरूरी हो तो हम उसकी मेडिसिन भी उसको बता सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं मानती हूँ और करती हूँ वो है कि काउंसलिंग ऑफ पार्टनर, फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग इज मस्ट, पार्टनर, उसमें सबसे पहले पार्टनर की काउंसलिंग इज मस्ट, एंड कलीग्स, सीनियर्स, अथॉरिटीज, इनको भी अगर हो सके इफ पॉसिबल हम उसको कन्वे करके एक्सेप्टेंस, जो उसको प्रॉब्लम हो रही है उसके एक्सेप्टेंस के लिए भी अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छा काम होगा हमारी तरफ से। पिछले 15 ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से मैं इस टॉपिक पे सोचना शुरू हुई कि मेनोपॉज पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैं आज काम कर रही हूँ। तो जरूर ऑलमोस्ट ये तो फिजियोलॉजी है, एक फेज है,
लोगों में भी एक धारणा रहती है कि इसमें क्या है, ये तो फिजियोलॉजी, ये बीमारी थोड़ी ना है। और हमारे कुछ डॉक्टर्स भी ये ऐसे लेते हैं कि दिस इज अ फिजियोलॉजी, और ये भी बोलते हैं कि पेशेंट साइको है, लाइक दैट। तो जनरली क्या होता है कि इन मेनोपॉज फीमेल्स में, कुछ फीमेल्स में सडन चेंज होता है, कुछ में ग्रेजुअल चेंज होता है, कुछ में फिजिकल, कुछ में साइकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, ऐसे चेंजेस जो है वो फीमेल फील करती है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमें उसकी सराउंडिंग्स को भी उसके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। तो इसकी प्रेरणा, जैसे मैं बताऊंगी कि मुझे इस पे काम करने की प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिली और इस फील्ड में मैं क्यों काम करना शुरू हुई। तो जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ी भूमिका बता देती हूँ कि मैंने इसमें कैसे काम करना शुरू किया। तो हर इंसान जो है, व्यक्ति होता है, उसको अपनी फर्स्ट चीज जो है, पहली चीज हम कभी भूलती नहीं है। जैसे कि फर्स्ट की इंटरव्यू है आपका, पहली क्लास है, पहली जॉब है, सो ऑन, है ना। वैसे ही इस सब्जेक्ट, मेनोपॉज के सब्जेक्ट में मुझे काम करने की जो प्रेरणा देने वाली थी वो एक मेरी पेशेंट थी। जैसे कि 15 साल पहले उसने मुझे इस काम के लिए इंस्पायर किया था कि इस पे भी कुछ सोचा जा सकता है, इस पे भी कुछ किया जा सकता है। वो इंस्पिरेशन जो है वो मुझे मेरी पेशेंट ने दी थी, है ना। थोड़ा सा हम थ्योरी पोर्शन डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली पेशेंट्स पे मैं जा रही हूँ, ज्यादा नहीं जा रही हूँ थ्योरी पोर्शन पे। ठीक है, तो आई वॉज इन ओपीडी में थी मैं, और एक पेशेंट आई और शी टोल्ड कि मुझे जो है वो 2-3 आवर्स के बाद इतना मुझे स्वेटिंग होती है कि मेरा जो शी टोल्ड कि इतना मुझे स्वेटिंग हो रही है, इतनी स्वेटिंग होती कि मेरे क्लोथ्स, मेरा फेस सब गीला हो जाता है। पीछे पीछे उसके हस्बैंड आ रहे थे एंड उसने मुझे इशारा किया कि ये ऐसे बोल रही है, लाइक दैट। विंटर का टाइम था एंड वो उसको स्वेटिंग हो रही थी। ठीक है, और बट पेशेंट की जो आईज थी, एकदम हसरत भरी निगाहों से वो मुझे देख रही थी कि मैडम मैं बहुत होप के साथ आई हूँ। एंड शी वॉज अ टीचर, स्कूल टीचर। ठीक है, तो टू आइडेंटिफाई हर प्रॉब्लम, मैंने कहा अभी तो चलो फेस उसका गीला है, हस्बैंड भी बोल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे ही बता रही है, तो आई एडवाइज्ड हर कि आप इन्वेस्टिगेशंस करा लीजिए, 3 आवर्स में आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, देन आई विल सी। तो जैसे ही रिपोर्ट्स कर लेकर वो आई हैं 2-3 आवर्स के बाद, जैसे हमारे लैब में मॉर्निंग में अगर सैंपल देते तो दोपहर में रिपोर्ट आ जाती थी, तो रिपोर्ट लेकर जैसे ही आई है तो लाइक दैट जो उसने बताया था वैसे ही उसके क्लोथ्स, उसका फेस, ऑल वेयर क्लोथ्स मॉइस्ट थे, फेस पे इतनी स्वेटिंग थी लाइक कि उसने वॉश किया है, फेस वॉश किया है। एंड वो शी वाज स्कूल टीचर, स्कूल में उसको पढ़ाना है, तो ये दिक्कत जो है उसको आ रही थी और वो शी वाज वेरी मच एंग्शियस। तो मैंने इसमें सोचा कि अवरोध जन्य अगर हम संप्राप्ति पे अगर जाते हैं, क्लेदभ स्रोतस् दुष्टि पे जाते हैं, और साथ में क्षय जन्य अवस्था तो है ही है, मेनोपॉज में धातु क्षय तो है, बट स्रोत दुष्टि भी है। तो मैंने पहले ये किया कि कहीं अवरोध है उसको हम दूर करते हैं। तो आरोग्यवर्धिनी त्रिफला गूगल से मैंने उसको स्टार्ट किया। 15 डेज तक ये देकर फिर रसायन दिया। ठीक है, रसायन में मैंने उसको लघु मालिनी वसंत रस 3 हफ्ते के लिए स्टार्ट किया, 3 वीक्स दे दिया, 2 वीक्स उसको मैंने फिर से गैप दे दिया, जस्ट लाइफस्टाइल चेंज बताया थोड़ा सा, एंड फिर मेडिकेशन मैंने उसमें पित्त शमन जो है वो एडवाइस करी, सुवर्ण सुद शेखर मैंने उसको एडवाइस किया। एंड लाइफस्टाइल चेंज में आई एडवाइस की पित्त शामक जो डाइट जो है वो उसको लेना है, और शिरोधारा भी हमने उसकी दुग्ध से करवाई, क्योंकि शीत प्रदेश में थी, शीत प्रदेश में उसको स्वेटिंग हो रही थी, तो
हमने दुग्ध जो है थोड़ा सा कोष्ण करके शिरोधारा करा सकते हैं, तो वो उसको एडवाइस किया मैंने, और उशीर जल से उसको स्नान बता दिया। अगर उष्ण प्रदेश की पेशेंट होती तो शायद मैं उसको तक्र से भी शिरोधारा करवाती। और जनरली जहाँ पित्त इन्वॉल्वमेंट होती है वहां मैं एडवाइस करती हूँ धनिया सौंफ का पानी, जैसे कि हम धानिक हिम बनाते हैं, वैसे धनिया और सौंफ का हिम जो है वो बनाने के लिए उसको बोल दिया, और उसको बोला कि इसको यू हैव टू कंज्यूम होल डे। एंड फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट, जो मैं करती हूँ वो मैंने किया। आफ्टर इट टुक लॉन्ग टाइम, उसको टाइम भी लगा क्योंकि बहुत पुरानी थी इसको प्रॉब्लम, तो ऑलमोस्ट आफ्टर 3 months ही इम्प्रूव्ड। फिर उसने क्या किया कि उसके स्कूल में भी एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था, तो वहां आई विजिटेड हर स्कूल एंड प्रिंसिपल एंड कलीग से भी डिस्कस किया कि इट इज हर मेनोपॉजल स्टेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कोऑपरेट। और उनकी भी काउंसलिंग का मौका मिल गया, तो आई काउंसल्ड देम। एंड बीइंग टीचर, फिर उसने ये कहा कि बाकी पेशेंट भी वो भेजना चालू हुई, एंड शी गेव मी एडवाइस कि आप इस फील्ड में क्यों नहीं करते हो कुछ, मेनोपॉज की प्रॉब्लम सबको हो रही है, थोड़ी बहुत तो होती ही है, तो क्यों नहीं करते हो आप इसमें कुछ। एंड शी इंस्पायर्ड मी कि इसमें आपको मेनोपॉज के ऊपर जो है वो जरूर इसमें काम करना चाहिए। बेशक आप मानते हो कि बीमारी नहीं है, फिजियोलॉजी है, बट फीमेल की लाइफ में तो प्रॉब्लम हो रही है। तो देन आई स्टार्टेड टू वर्क अपॉन दिस टॉपिक। मेनोपॉज को जो है मैंने बहुत उसमें अंडरस्टैंड किया, जो पेशेंट्स आते थे उनमें सिम्टम्स एक्सप्लोर किए, और स्टूडेंट्स को रिसर्च टॉपिक्स भी दिए मैंने, वेरियस टॉपिक्स अभी तक मैं दे रही हूँ, हर साल एक टॉपिक में मेनोपॉज के ऊपर देती हूँ स्टूडेंट्स को। तो दैट आई स्टार्टेड 15 years बैक, 15 साल पहले मैंने इसको शुरू किया। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में विद द कोऑपरेशन ऑफ अवर डायरेक्टर मैडम, हमने स्पेशल मेनोपॉज अवेयरनेस सेल स्टार्ट कर दिया। एक स्पेशल एरिया जो है वो डेजिग्नेट किया गया, इनॉग्रेट किया गया मैडम के द्वारा, एंड उनकी फुल सपोर्ट के द्वारा हमने उसको स्टार्ट किया है। क्योंकि एम आयुर्वेद का क्या है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, डिजीज नहीं है, फिर से कहूंगी कि इट इज नॉट अ डिजीज लेकिन फिर भी फीमेल्स में हमें वैरायटी ऑफ हेल्थ इश्यूज जो है वो मिल रहे हैं, तो अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। तो मैंने जैसे बताया कि 35 years प्लस की जो फीमेल्स आती हैं हॉस्पिटल में, उनकी हम लोग काउंसलिंग करते हैं, और उनको क्या बताते हैं, अपनी प्रकृति को समझो, बॉडी टाइप्स को समझो, एंड अंडरस्टैंड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल पैटर्न, एंड बी प्रिपेयर्ड टू वेलकम द थर्ड फेज ऑफ लाइफ, लेकिन विदाउट स्ट्रेस। उसके लिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको डरना नहीं है, बट विद अलर्टनेस एंड अवेयरनेस हम लोग उसको अगली जो फेज ऑफ लाइफ जीने के लिए उनको हम रेडी करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में इमीडिएट होती है कुछ समय लेती है, लॉन्ग टाइम लेती हैं, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पैटर्न उसका रहता है, उससे रिलेटेड भी हो सकती हैं। कुछ का जो सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स फीमेल में होती हैं, कुछ होती हैं उसके डिलीवरी या ड्यूरेशन ऑफ डिलीवरी या नेचर ऑफ डिलीवरी कैसा था, नेचर ऑफ डे टू डे वर्क कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली वेरियस सिम्टम्स जो है मैंने फीमेल्स में देखे हैं। और ये भी देखा है कि ऑलमोस्ट सभी फीमेल्स में कुछ ना कुछ कोई ना कोई डिजीज जो है वो मुझे मिला। तो मेरा ड्रीम ये है, ये मानती हूँ कि मातृशक्ति जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए, और अगला जो थर्ड फेज ऑफ लाइफ, ग्रेसफुल लाइफ को जिए आफ्टर अटेनिंग हर मेनोपॉज। जैसे हम कुछ सेविंग करते हैं तो अपने लिए भी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या हम थोड़ा बहुत दान करते हैं। तो लाइक दैट मैं ये सोचती हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपने टाइम में से कुछ 5% 10% समय फीमेल्स के लिए निकालना चाहिए, टू अंडरस्टैंड दिस फेज एंड टू मेक देम अवेयर। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, और मैं ये बोलूंगी आप लोगों को भी, यू शुड स्पेयर योर टाइम अपॉन दिस टॉपिक ऑल्सो, फीमेल्स को अवेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब डायरेक्टली दूसरा केस मैं लूंगी आपके सामने, कि एक फीमेल जो थी, दैट शी वाज वर्किंग इन एमएनसी में काम करती थी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, और उसको क्या रहता था कि
मीटिंग्स अटेंड करनी रहती है एमएनसीज में, ठीक है। और मीटिंग्स में क्या रहता है कि बाहर नहीं जा सकते, बीच में मीटिंग से बाहर जाना भी थोड़ा है कि दूसरों का अटेंशन डाइवर्ट होने वाली बात है। और प्रॉब्लम वाज कि शी वाज नॉट एबल टू होल्ड हर यूरिन। अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं कि अर्ज होती है उसको यूरिन की, एंड शी वाज नॉट एबल टू होल्ड। एंड उसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो रही थी और वैसे भी फिजिकल प्रॉब्लम तो थी ही थी। देन शी विजिटेड मी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ सॉल्यूशन बताओ कि मीटिंग के दौरान अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, उसके लिए मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तो मैंने उसे सराउंडिंग्स जो है उसके ऑफिस का जो है उसको देखा, पूछा उसको कि कैसी सराउंडिंग्स है आपकी, और टी कॉफी कंजप्शन आप कितना लेते हो, आपको जैसे एमएनसीज हैं तो कभी अल्कोहल वगैरह लेने की जरूरत भी पड़ती है कि नहीं। तो वो मैंने उसको सब स्टॉप करने के लिए बोल दिया कि स्टॉप कंजप्शन ऑफ टी, कॉफी, अल्कोहल सब बंद करा दिया। एंड मीटिंग से 2-3 आवर्स पहले नो फ्लूइड इनटेक, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन जो है उस नहीं रहना चाहिए, वो मैंने उसको बताया कि यू कंज्यूम किशमिश, किशमिश थोड़ी सी रात में भिगो दीजिए पानी में एंड सुबह उसको क्रश करके लेना है। एंड स्पेयर सम टाइम फॉर यू, उसको थोड़े से योगासन मैंने बताया जो स्पेसिफिकली अर्ज इनकॉन्टिनेंस में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में करने के बाद पाया कि कुछ योगासन ऐसे हैं जो अगर बताते हैं तो बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर करता है हमारी मेडिसिन के साथ। तो उसमें मैंने त्रिकोणासन है, उत्कटासन है, फिर ये सुप्त कोणासन उसको बता दिया पेशेंट को, सुप्त पादांगुष्ठासन जो हम कराते हैं वो, ये 4-5 आसन, साथ में उसको डीप ब्रीदिंग एंड मूल बंद। इतना मैं इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट्स को बताती हूँ, वो मैंने उसको बताया कि यू हैव टू डू दिस थिंग्स। उसने बहुत अच्छे से रेगुलरली किया बिकॉज वो बहुत सफर कर रही थी इन मीटिंग्स। एंड उसको अवगाह स्वेद हमने एडवाइस किया, दशमूल कषाय एंड बलातेल परिषेक इन पेशेंट्स में हम करवाते हैं, बट वो आ नहीं पाती थी मतलब हॉस्पिटल परिषेक के लिए। तो मैंने उसको एडवाइस किया कि यू टेक स्टेराइल गॉज पेस्ट, डिप इन बलातेल एंड अप्लाई लोकली। उसको वहां उस एरिया में थोड़ा सा एप्लीकेशन के लिए इसलिए दिया कि वो उस एरिया को थोड़ा सा टोन अप करता है। तो फॉर दैट आई एडवाइज्ड हर। ओरल मेडिकेशन जो मैंने बताया दैट इज रसायन चूर्ण, इसमें गुडुचि गोक्षुर आम्लकी रहता है, आम्लकी उसको टोन अप करता है और गुडुचि गोक्षुर भी रसायन है, तो उसको हमने ये एडवाइस किया। इट टुक टाइम बट पेशेंट इम्प्रूव्ड। तो ये एक बहुत मतलब याद रखने वाला केस मेरे लिए इसलिए था कि शी वॉज इन एमएनसी एंड वेरी मच एंशियस टू हैव इम्प्रूवमेंट, जल्दी उसको जल्दी चाहिए थी इम्प्रूवमेंट। तो रूटीन में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस के, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के, अर्जेंसी पेशेंट्स को होती है, और दूसरे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिनको ये स्टूल पास करने में भी दिक्कत होती है, और उन पेशेंट्स में फिर थोड़े से हम योगासन चेंज कर देते हैं कि जिसमें हम उसको उत्तान पादासन भी ऐड करवा देते हैं, शलभासन है, मार्जरासन जो है वो भी मैं उनमें पेशेंट्स में ऐड करा देती हूँ। और साथ में उनमें जो है हम देते हैं हरिद्रा, नीम, गुडुचि, शतावरी, खदीर, मंजीरा, इनका थोड़ा सा वेरिएशन के साथ में प्रयोग करती हूँ। और ये सब होता है ड्यू टू लैक्सिटी ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। वहां फिर मैंने जो देखा है वो पूग का एरेका कैटेचू जो है, पूग का प्रयोग जो है हम लोग उनमें पेशेंट्स में करते हैं, वो बहुत अच्छा मैंने उसका भी रिजल्ट देखा है इन द पेशेंट्स ऑफ सिस्टोसिल, रेक्टोसिल, इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उसमें। और एक जो मैंने यूज किया है वो उदुम्बर और पलाश से सिद्ध तेल वो बनाकर हमने उससे पेशेंट्स को जो है वो टेम्पून रखा, तो वो भी पेशेंट्स में जो है वो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिला है। और एक लज्जालू का भी प्रयोग हम लोग करते हैं रूटीन में, तो लज्जालू का भी हम लोग कल्क बनाकर, पिचू बनाकर जो है वो पेशेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। और चांगेरी घृत जो है उसका भी लोकल एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ पिचू ये करवाते हैं। और कुछ पेशेंट्स अगर नॉन वेजिटेरियन है तो हम वेशवार पिंड भी उसके लिए बना के तो पेशेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो देता है हमारे पेशेंट्स में।
और अगर पेशेंट एडमिट हो जाए तो हम क्या करते हैं, पिचू डाल दिया, फिर गोफना बंद पेशेंट को बांध दिया, तो रिटेंशन पिचू का रहेगा और थोड़ा सा माइल्ड प्रेशर जो रहता है, जिससे आपके पेशेंट्स में बेनिफिट जो है वो बहुत जल्दी मिलता है। साथ में योगासन, मूल बंद वगैरह तो हम पेशेंट्स को बताते हैं। तो इन शॉर्ट की ऐसा है कि ब्रेन से लेके वेरिएबल जो सिम्टम्स फीमेल्स को ड्यूरिंग मेनोपोज, या आप बोल सकते हैं पेरीमेनोपोज या मेनोपोजल ट्रांजिशन जो है, उस दौरान जो है वो पेशेंट्स में मिलते हैं। कई बारी पेशेंट्स कंप्लेन करती है ड्राई वेजाइना की, या लॉस ऑफ लिबिडो, ये प्रॉब्लम भी होती है। उसकी बोन्स में जो है वीक बोन्स जो हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी मेनोपॉज में हो सकती है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी पेशेंट्स को, आपके पेशेंट्स में जो हो सकती हैं। और दूसरा एक और केस में इसमें साथ में लूंगी कि वर्किंग फीमेल थी। क्या रहता है कि वर्किंग फीमेल्स की प्रमोशन भी इसी दौरान होती है। ज्यादातर जो हायर पोस्ट जो अटेन करती है वो ऑलमोस्ट 45, 40, 50 के बीच में मिलती है प्रमोशंस, या कोई हायर पोजीशंस उनको मिलती हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है अथॉरिटी की भी बढ़ जाती है, सीनियर्स की भी बढ़ जाती है, जो उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनकी भी बढ़ जाती है। तो लाइक दैट एक मेरे पास पेशेंट थी, वो ऑफ हायर पोस्ट जो कि प्रमोशन हुई उसकी, ठीक है। और कोइंसिडेंटली क्या होता है, इन्हीं दौरान घर में बच्चों की मैरिज भी होती है। ये भी सेम हुआ, इधर प्रमोशन हुई, उधर भी प्रमोशन, फैमिली प्रमोशन, ऑफिस प्रमोशन, दोनों उसकी साथ में हुई। बट क्या होता है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ऑफिस से और कॉन्फ्लिक्ट एट द होम, एंजाइटी उस पेशेंट में डेवलप हो गई, और ड्यू टू मेनोपॉज उसको इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स तो था ही था। तो ऑफिस में ये सब लेने लग पड़े कि नाउ आफ्टर प्रमोशन एटीट्यूड मैडम का बढ़ गया। तो शी वाज फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक वाइस वर्सा कि ड्यू टू जॉब, ड्यू टू होम, ड्यू टू मेनोपॉज, मिक्स जो फीलिंग उसकी जो थी। तो हम लोग आयुर्वेद वाले आप सब जानते होंगे कि क्या करते हैं, पेशेंट्स आती हैं तो शिरोधारा करवाते हैं, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रेस वाली फीलिंग वाली पेशेंट्स आती हैं, तो इसमें भी हमने शिरोधारा ऑप्ट किया, बट इसमें हमने चेंज कर दिया बला अश्वगंधादि तैल, क्योंकि अश्वगंधा जो है बहुत अच्छा कामिंग इफेक्ट देता है अगर स्ट्रेस एंड इरिटेबिलिटी है। तो वी डिसाइडेड टू गिव शिरोधारा विद बला अश्वगंधादि तैल, और साथ में मैंने ऐड किया मंडूकपर्णी, प्रवाल पेस्ट्री और यष्टि मधु। ये तीन जो कॉम्बिनेशन उसको हमने दिया। एंड हायर पोस्ट पे थी तो वो जूस भी उनका डेली रूटीन डाइट था, तो उसमें हमने उसको वाटरमेलन, ग्रेप्स एंड कुकुम्बर मिक्स का, ये पित्त शमन थोड़ा करता है, तो ये सोच के मैंने उसको ये जूस जो है एडवाइस किया। इन वन थिंग आई एडेड, उसको त्राटक कर्म मैंने बता दिया कि यू डू त्राटक कर्म। त्राटक कर्म से क्या होता है, पेशेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग जो है वो एकदम से उसका कूलिंग इफेक्ट देकर पेशेंट को बेनिफिट देता है। क्योंकि वो हायर उस पे थी तो ऑलरेडी उन्होंने गूगल वगैरह करके अश्वगंधा तो ले ही चुके थे, काफी टाइम से ले रही थी, बट अश्वगंधा से कोई इंप्रूवमेंट उसको नहीं दिखा। देन शी विजिटेड हॉस्पिटल, तो ये थोड़ा सा हमने चेंज किया उसकी मेडिकेशंस में, थेरापी दी, डाइट में चेंज किया, मेडिकेशन चेंज किया, देन शी इम्प्रूव्ड। तो ये भी एक स्पेसिफिक केस है कि थोड़ा सा हमें पेशेंट की हिस्ट्री अगर है कि आपको पता है कि ये मेडिसिन लेके आई है, तो यू स्विच ऑन डिफरेंट थेरापीज अकॉर्डिंग टू हर प्रकृति, अकॉर्डिंग टू हर सिचुएशन। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं, क्योंकि इसमें पित्त प्रीडोमिनेंस था, ठीक है। तो इसके अलावा पेशेंट्स हमारे पास ये भी आते कि पेरीमेनोपॉज, जैसे कि पीरियड्स बंद नहीं हुआ है उससे पहले, आपके पास सबके पास भी आते होंगे कि शॉर्टर पीरियड्स हो रहे हैं, कम ड्यूरेशन हो रहा है, या ज्यादा दिन के लिए हो रहा है, या एकदम से कम हो जाता है, या समटाइम्स हैवी पीरियड्स होता है, या स्किप हो जाता है, मिस पीरियड जो होता है, तो पेशेंट एंग्शियस हो जाती है कि मुझे कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन केसेस में थोड़े से इन्वेस्टिगेशंस भी हम करा लेते हैं कि एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, जैसे कि फाइब्रॉइड है,
एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेशिया, इस टाइप का कुछ फाइंडिंग तो नहीं आ रही है। ये भी हम लोग उस समय पेशेंट्स में देख लेते हैं। कुछ पेशेंट्स जो होती हैं वो कंप्लेन करती हैं कि जैसे कि नींद नहीं आना, स्लीप प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो नींद नहीं आएगी तो भी वर्क प्लेस पे उसको प्रॉब्लम होगी। तो वहां पर भी आपको, जैसे मैंने इसमें बताया कि हम शिरोधारा वगैरह पेशेंट को एडवाइस करते हैं, वो एडवाइस आप कर सकते हैं। जटामांसी वगैरह का प्रयोग जो है वो भी बेनिफिशियल रहता है अगर नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये देखा है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं कि जो भी सिम्टम्स पेशेंट बता रही कि लॉस ऑफ लिबिडो है, ड्राइनेस है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, मूड चेंजेस हैं, लाइक उसकी थीनिंग ऑफ हेयर, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम भी पेशेंट्स लेके आती है। और कुछ पेशेंट्स में मार्क्स भी हो जाते हैं, जैसे किसी में डार्क कलर्ड मार्क्स होते हैं, किसी में व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। इस टाइप के भी हमारे पास पेशेंट्स जो है वो लेकर आते हैं। और स्पेशली वर्किंग फीमेल्स हैं, बाल पतले हो रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही, तो उनको ये रहता है कि हम डॉक्टर से जरा पूछें और एडवाइस लें। तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा वात पित्त कफ के अकॉर्डिंगली मैं वेरिएशन करके तो पेशेंट को एडवाइस करती हूँ और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करती हूँ। और दूसरा ये कि हमारा काम जो है ये है कि 2050 तक बोला है कि 1555 मिलियन वीमेन जो है वो 65 ईयर से ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारा काम अभी बढ़ जाता है कि हमें क्या करना है पेशेंट्स के लिए। तो लॉस ऑफ थिंकिंग जो है अकॉर्डिंग टू पेशेंट अगर हम सोचते हैं और तो वी फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ फीमेल। क्योंकि मॉडर्न साइंस में क्या बताया कि उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट देना है। अगर हार्मोन डेफिशिएंसी है तो दे गिव फ्रॉम आउटसाइड, आर्टिफिशियल हार्मोन्स देना है उसको, HRT दे रहे हैं। उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक एंडोमेट्रियल कैंसर के है, ड्रग डिपेंडेंस हो सकता है पेशेंट्स में, मोटर फंक्शन पे भी इफेक्ट आ सकता है, उसके मेमोरी लॉस, एलर्जिक प्रॉब्लम्स जैसे ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी के हैं। तो हम बहुत अच्छा इसमें काम कर सकते हैं, हमारा रोल जो है बहुत अच्छा हो सकता है अगर इस फील्ड में अगर हम लोग सोचते हैं और काम करते हैं तो। और जितना जीना है वो जीवन, उसके ईयर्स नहीं बढ़ाने हैं लेकिन ईयर्स में लाइफ तो बढ़ानी है, वो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है और उसको ग्रेसफुली जीने में हम हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें अग्नि को ध्यान में रखते हुए रसायन थेरापीज जो है वो बहुत अच्छा काम करती हैं। और जैसे मैंने 2-3 केसेस आपको बताए, वैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ी सी वेरिएशन सारे लक्षण और स्रोतों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करेंगे तो आई थिंक पेशेंट्स को बेनिफिट ज्यादा मिलता है। और स्पेसिफिकली मैं क्या करती हूँ, वात दोष को ध्यान में रखती हूँ और साथ में रसायन ड्रग और साथ में कौन सा एसोसिएटेड दोष है, क्योंकि पित्त फेज थी वो वात फेज में कन्वर्ट हो रही है। तो उस समय आपको सोचना है कि हम इस पेशेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं और साथ में कौन से स्रोतस की इन्वॉल्वमेंट है वो देखते हुए जो है वो हम उसमें जो है पेशेंट को बेनिफिट जो है वो ट्रीटमेंट से जो हमने दे सकते हैं। तो ये 2-4 केसेस तो मैंने आपसे डिस्कस किए। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो डॉक्टर शिल्पा मैडम जैसे मुझे बताएगी, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फीमेल्स में आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो मैं चाहूंगी कि हम डिस्कस करें कि जो ऑडियंस है, आई डोंट नो कि कौन सुन रहा है और उनको क्या क्वेरी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस अगर उनकी क्वेरी है तो आई वुड like to satisfy, I would like to solve your queries. So I think over to Shipa madam. Thank you madam for your nice session. आपने बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में मेनोपॉज के बारे में बताया। आई थिंक जैसे अभी मैंने बताया, स्त्रियां हमारे समाज का एक प्रमुख हिस्सा है और इसी घर परिवार को संभालते संभालते स्त्रियों को हार्मोनल चेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो इसके ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन है, इसको मैं आप शो कर रही हूँ यहाँ पे। तो
osteoporosis, osteoarthritis, it's very common in female. So what should we do in reproductive life for avoiding such type of problems in future? हाँ, एक वेरी गुड क्वेश्चन कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है फीमेल्स में। तो अवॉइड करने के लिए सबसे पहला, जैसे बोलते हैं ना कि एक बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं और बाद में पैसा खर्च होता है, तो लाइक दैट कि आपका जो बैंक है, जो कैल्शियम बैंक है या जो बोन्स का जो बैंक है, उसको आप रिच बना दो इन रिप्रोडक्टिव फेज। बाद में उस बैंक में जमा नहीं होता है, बाद में खर्च ही खर्च होता है। तो इट इज अवर ड्यूटी कि हम उस बैंक को जो है रिच करें थ्रू अवर लाइफस्टाइल, ठीक है। और पेशेंट्स को ये समझाना है कि यू शुड बी एक्टिव लाइफस्टाइल रहना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। और डाइटरी फैक्टर्स जो है वो फीमेल्स क्या करती है कि फैमिली की केयर करती हैं, बच्चों की केयर करती हैं, बट अपनी केयर के लिए वो बोलती है हमें टाइम नहीं है। सेम जो स्टेटमेंट जो है वो पेशेंट्स से आती है कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। तब फिर हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं कि जो शरीर है उसके लिए समय नहीं होगा तो किसके लिए समय होगा, जिस शरीर से आप काम लेते हो। तो यू हैव टू स्पेयर योर टाइम फॉर यू। इस प्रकार से काउंसलिंग करना है और थोड़ा सा उसमें डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस प्रायर टू मेनोपॉज 35 इयर्स से ही हम स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट को एक्सप्लेन करना कि आप अपना जो बैंक जो है उसको रिच बनाओ तो ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हो। दैट इज अवर ड्यूटी। जी डॉक्टर वंदना जी, आप कुछ कहेंगी? क्वेश्चन थे अभी? और अभी नहीं, क्वेश्चन तो और नहीं है, बट मुझे लगता है तो है यहाँ पे अभी ट्रीटमेंट ऑफ मेलास्मा ड्यू टू मेनोपॉज क्वेश्चंस है। यस अभी प्रियंका जी का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर ही मैं बोलना चाहूंगी कि जो मैम ने बताया है वो बिल्कुल फॉलो करें। और गर्भिणी परिचर्या है, रजस्वला परिचर्या, ये पूरी जो हम लोग के ग्रंथों में है। साथ में अभी हम लोग आयुष दर्पण पे बहुत अच्छा गर्भ संस्कार मैम कर रहे हैं कार्यक्रम रिले फ्रॉम शांति कुंज। सो उसके अंदर वो लोग बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि हाउ द मदर शुड टेक केयर, विच आयुर्वेद में तो वो सब लिखा ही हुआ है, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। आजकल काफी कॉमन हो रहा है और हम लोग उसको काफी प्रमोट कर रहे हैं इस उससे। हाँ बिल्कुल। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रजस्वला परिचर्या, स्तुतिका परिचर्या सबको फॉलो करना है। और साथ में एक जो मैं ऐड कराती हूँ दैट इज ऋतु संधि में शोधन। दैट इज इम्पोर्टेंट। ऋतु संधि में अगर शोधन कराते हैं तो सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। वो हम अपने पेशेंट्स में कराते भी हैं कि ऋतु संधि है तो कैसा भी शोधन दो, मृदु विरेचन दो, नित्य विरेचन दो, कुछ भी करो, लेकिन शोधन जो है मस्ट। एंड आई थिंक मैम जो आपके गवर्नमेंट कंसर्न दे कैन प्रमोट दीज डिटॉक्सिफिकेशन, जो पंचकर्मा के हमारे जितने प्रोसेसेस हैं, सो आपके जो गवर्नमेंट कंसर्न्स हैं दे कैन प्रमोट इट कि वो हर सीजन में प्रमोट करें लोगों को, जाके घर पे आशा वो वगैरह करते हैं, तो अच्छा रहेगा उसमें। हाँ, शिल्पा मैम प्लीज टेक द क्वेश्चंस मैम। या मेनोपॉज के बारे में जो क्लिनिक चलाया जा रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स अ गुड स्टार्ट टू स्टार्ट द क्लिनिक अबाउट मेनोपॉज। रियली इट्स एप्रिशिएटिंग बिकॉज आई हैव नेवर सीन, शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन मेनोपॉज क्लिनिक इट्स अ गुड कांसेप्ट एंड रियली हाँ। और हमारे जो वेटिंग एरिया में भी हम लोग पेशेंट्स के लिए लेक्चर, जैसे पेशेंट वेटिंग एरिया में है, बैठे हुए हैं 100-150, तो वहां भी हम लोग लेक्चर्स देते हैं पेशेंट्स को फॉर अवेयरनेस। मेनोपॉज अवेयरनेस के लेक्चर्स इसमें सब लोग सुनते हैं। Next question is from Mangala Mohat. Treatment of melasma due to menopause. यस, मेलास्मा जो है वो रस रक्त दुष्टि से हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। क्षय है, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी थोड़ा सा क्षय होता है, तब भी होता है, और आफ्टर मेनोपॉज भी हो रहा है। लेकिन तब आर्तव स्रोतस दुष्टि नहीं है, क्योंकि आर्तव स्रोतस का फंक्शन स्टॉप हो गया है, काम बंद है अभी। तो आपको देखना है कि रस रक्त की वजह से त्वचा में भी दोष दुष्टि हो रही है, ठीक है। तो रस और रक्तव स्रोतस को क्लीन करने वाली मेडिसिन देंगे। साथ में हम लोकल एप्लीकेशन भी पेशेंट्स को बताते हैं अकॉर्डिंग टू आप अपने पेशेंट के हिसाब से कौन सी उसकी प्रकृति है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको हम लोकल एप्लीकेशन जो है ये वैवर्ण्य के लिए जितने भी बताए हैं योग,
उसमें हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं, वो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर पित्त प्रकृति है तो हम लोग उसमें थोड़ा सा केसर मिला देते हैं, थोड़ा सा उसको आप ये कफ है तो हम उसको मेथी पाउडर जो है वो पेशेंट को ऐड करवा देते हैं। वात है तो उसमें वचा चूर्ण जो हम लोग ऐड करवा देते हैं, और नहीं तो अमला चूर्ण भी जो है वो ऐड कराते हैं पेशेंट्स को। और इन सब को हम ऐड करवाते हैं किसमें कि मसूर की दाल, जो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि ऑरेंज वाली दाल, उसको पीस लो, क्योंकि डायरेक्टली वो नहीं लगाती हैं। दाल पीस के इसमें से कोई भी हम 1-2 मेडिसिन जो है, हरिद्रा भी हम कई बार मंजिष्ठा भी ऐड करवाते हैं। पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं, तो एडिशन करके फिर लोकल एप्लीकेशन पेशेंट्स को अगर आप देते हैं तो 3 वीक्स 21 डेज जो है वो अगर पेशेंट लगाती हैं तो उसमें बेनिफिट जो है वो पेशेंट को मिलता है। यस मैडम, थैंक यू। डॉक्टर प्रज्ञा पाटिल का भी एक सवाल है, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में जैसे कि मैंने बताया कि हम लाइफस्टाइल चेंज बताएंगे और मेडिकेशंस बताएंगे। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में फिर से इसमें यही है कि उसको एक्सरसाइज तो हम बताएंगे ही बताएंगे, स्ट्रेस जो है उससे भी दूर रहना है उसको, और कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन जैसे शिगरू की सब्जी, फली जो है वो मैं पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि उस फली का साग, उसके फूलों का सब्जी जो है वो बना के अपनी डाइट में ऐड करें। फिर एक हटजोड़ आता है प्लांट, उसका बहुत अच्छा मैंने रिजल्ट देखा है। शिंगाड़े जो है वो भी मैं पेशेंट को ऐड करवाती हूँ कि शिंगाड़ा जो है उसका भी सेवन वो करें। बाकी हमारी मेडिसिन जो है वो सभी जितने भी कुक्कुटान त्वक भस्म है, ये प्रवाल पिष्टी है, प्रवाल भस्म है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप ऐड करेंगे तो इट गिव्स बेनिफिट। और शतावरी जो है उसका भी बहुत अच्छा हमने काम किया है इसमें। शतावरी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस में जो है बहुत अच्छा, लेकिन 6 मंथ्स तक आपको देना पड़ेगा पेशेंट्स को। ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में 6 महीने से पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। शतावरी के साथ आप ये हटजोड़, ये कुक्कुटान त्वक भस्म नहीं कुक्कुटान त्वक लेना है तो उसमें आप दूसरे प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म वगैरह भी उसमें पेशेंट्स को ऐड करके बता सकते हैं। यस मैडम, डेफिनेटली, थैंक यू। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी का सवाल है, यूट्रस फाइब्रॉइड के लिए फीमेल पेशेंट एज है 45, तो क्या आप कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकती है? हाँ, यूट्राइन फाइब्रॉइड एट द एज ऑफ 45 अगर मेनोपॉज है तो हम थोड़ी अलग ट्रीटमेंट करेंगे। मेनोपॉज से पहले है तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। व्हाट आर दी सिम्टम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स उसको साथ में है कि नहीं है, साइज क्या है फाइब्रॉइड का और साइट क्या है, इंट्राम्यूरल है, सबसिरोजल है, सबम्यूकस है, कौन सा है वो देखना पड़ेगा। आफ्टर दैट ओनली वी कैन एडवाइज टू दैट पेशेंट कि उसको क्या मेडिसिन देना है। लेकिन फिर भी अगर आपको आइडिया लेना है कि हम क्या दे सकते हैं तो हम थोड़ा सा उसमें लेखन भी करवा सकते हैं, लेखन बस्ती भी हम लोग कराते हैं, ओरल मेडिकेशंस भी देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट थोड़ा सा इसमें हमें वेरिएशन करके तो दे सकते हैं। तो कॉमन जो अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो, और ज्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं है तो आप शिग्रू काचनार और हरिद्राखंड अगर देते हैं तो आपकी पेशेंट में बेनिफिट मिलता है। इफ 4 सेंटीमीटर से कम है और हैवी ब्लीडिंग नहीं है तो। थैंक यू मैडम। डॉक्टर नरेंद्र लेले सर है जो खुद एक चिकित्सक है और आयुर्वेद गर्भ संस्कार पे काम करते हैं, सावंतवाड़ी महाराष्ट्र से है सर। अभी मैंने उनसे बात की थी गर्भ संस्कार के बारे में, तो शायद वो प्रोग्राम देख रहे हैं। उनका एक क्वेश्चन है, इज देयर एनीथिंग इन आयुर्वेदा फॉर द पेशेंट्स हु हैव अ वेरी लो AMH, लो एमनियोटिक फ्लूइड के लिए कुछ है? फिर से इसमें यही देखना है कि कितना उसका कम है, कंसीव करने की इच्छा है उसमें तो। यस, हम लोग मेनोपॉज के साथ हमारा इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी चलता है, उसमें भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि AMH लो है तो हम लोग मेडिसिन देते हैं और बेनिफिट हो जाता है कि उसमें आपको फिर से अग्नि पे काम करने के बाद रसायन औषधि देना है। ठीक है, रसायन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, अग्नि पे काम करिए फिर रसायन औषधि। और इनमें थेरापीज जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती है कि जैसे हम बृहण बस्ती वगैरह जो है पेशेंट को देते हैं तो बढ़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, पेशेंट कंसीव हो जाती है। एक दूसरा क्वेश्चन है राशि प्रियदर्शिनी, पेशेंट एज 40 years, amenorrhea since 4 months, uses all hormonal profile is normal, she has dryness in vagina and what should be the treatment in this case? उसका हो सकता है पेरीमेनोपॉजल एज में है, क्योंकि ड्राइनेस सिम्टम जो है वो पेरीमेनोपॉजल का है। उसका स्कैनिंग करा के आप देख सकते हैं कि अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस 5 सेंटीमीटर से 5 से कम है ना, 5 mm से कम है उसकी, तो शी इज एंटरिंग इनटू मेनोपॉज।
फिर आप उसके पीरियड्स लाने वाली ट्रीटमेंट मत दीजिए, फिर मेनोपॉज के ऊपर काम करिए, ठीक है? क्योंकि 40 ईयर से आजकल 40-45 में भी मेनोपॉज हो रहा है पेशेंट, अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है एंड अगर उसको एंशियस नहीं है कि आगे बेबी चाहिए। 40 ईयर्स है, हो सकता है जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 35 के बाद मैरिज होती है और तब आई है अगर पेशेंट 40 ईयर्स है, उसके कोई इश्यू नहीं है, बेबी नहीं है और 4 मंथ्स एमेनोरिया है, तो फिर आप उसको रसायन चिकित्सा पे डालिए, तब जाके उसको बेनिफिट होगा। अगर फैमिली कंप्लीट है देन डोंट डू एफर्ट्स फॉर हर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, तो फिर वो मेनोपॉज में एंटर कर रही है पेशेंट आपकी। जी बराबर। डॉक्टर प्रियंका राजपूत, प्रकृति के अनुसार आफ्टर मेनोपॉज फीमेल में मेनली क्या प्रॉब्लम मिल सकते हैं? यस यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि प्रकृति के अनुसार जो पेशेंट्स में मिलती है प्रॉब्लम, उसमें ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा उसमें चेंज करके समझते हैं कि जैसे कि बात प्रकृति पेशेंट है तो उसमें सीधे सीधे आपको उसमें सिम्टम्स मिलेंगे कि पेशेंट में ड्राइनेस है, उसको ड्राइनेस ऑफ विजाइना जो है वो बात प्रकृति की वजह से पेशेंट्स में मिलती है। उसकी जो क्षय जो है, क्षय जैसे बढ़ रहा है उसका, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो भी वात की वजह से हो रहा है, और नींद नहीं आना, इंसोम्निया जो है वो, एंजाइटी अगर पेशेंट में हो रही है, कई बार पेशेंट्स में पाल्पिटेशंस भी हो रही हैं, कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी वायु की वजह से पेशेंट्स में आपको पेशेंट्स को मिलती है। और दूसरा जो मैंने बताया कि पेशेंट्स में इरिटेबिलिटी, गुस्सा एकदम से बढ़ जाता है, जो पहले उसको गुस्सा नहीं था लेकिन अब गुस्सा एकदम से उसका बढ़ जा रहा है, तो उसमें पित्त इन्वॉल्वमेंट हो रही है इन मेनोपॉज, ठीक है? हॉट फ्लश जैसे मैंने बताया, नाइट स्वेट्स कई बार पेशेंट्स में आते हैं, तो ये सिम्टम्स जो होते हैं, रैशेस जो मैंने बताया कि डिस्कलरेशन जो होती है वो भी पित्त की वजह से होती है, और यूटीआई, रिपीटेड यूटीआई जो है वो उस आपके पेशेंट्स में होगी। मैंने जो थीसिस दी हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं कि वात प्रीडोमिनेंस में, पित्त में, कफ में, ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हमारा कफ के ऊपर चल रहा है काम, तो कफ प्रीडोमिनेंस अगर रहता है तो पोस्ट मेनोपॉज में आपके पेशेंट्स को वेट गेन की टेंडेंसी, वेट गेन एकदम से उसका बढ़ जाएगा, ठीक है? और वंदना जी, आप कुछ कहेंगी डॉक्टर वंदना? Sorry, I think we should take the questions because time is running. Maximum. How to manage hot flashes? Yes, हॉट फ्लैश का तो मैनेजमेंट मैंने बताया अभी अपनी पेशेंट में, मैंने बताया कि हॉट फ्लैश में हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया अभी आपके उसमें। ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी इन आयुर्वेदा, इट्स वेरी लॉन्ग डिस्कशन ऑन पीसीओडी। अगर मैं पीसीओडी पे स्टार्ट करूंगी तो आई थिंक इट विल टेक 1 hour मोर। Yes, madam. So I think questions are over. Just one question. What is the role of hormone? और is there any replacement for estrogen? बहुत बार कुछ समस्या के लिए एस्ट्रोजन देते हैं एलोपैथी डॉक्टर्स, तो इसके लिए हम आयुर्वेद के हिसाब से कुछ दे सकते हैं क्या? वही मैंने बताया ना कि हम लोग हार्मोन्स नहीं, ऐसा रिप्लेस नहीं करना है कि एस्ट्रोजन देना है तो रिप्लेस करना है, लेकिन अगर आपको ऐसा सोच रहे हो तो हम लोग जो है कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट्स को देते हैं कि उसमें शतावरी का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा बताया है इसमें मेनोपॉज में, तो वो हम लोग जो है वो देते हैं। शतावरी जो है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में बहुत अच्छा, जो फाइटोएस्ट्रोजेंस उसमें है वो देते हैं। सोयाबीन जो है वो हम लोगों ने एक बार बनाया था, सोया ग्रेन्यूल्स बनाए थे, सोया में फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं, तो वो हम लोगों ने पेशेंट्स में जो है वो दिए थे और उसका भी बहुत अच्छा जो है रिजल्ट्स हमारे पेशेंट्स में मिला। सोयाबीन का बहुत भरपूर मात्रा में उपयोग किया जा रहा है आजकल, तो उसको आप पेशेंट्स को सोया चंक्स पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हो, सोया की बड़ियां पेशेंट्स को बनाने के लिए भी बोल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। डॉक्टर योगिता चौधरी पूछती है कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस आफ्टर 40 इयर्स? तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ इन्वेस्टिगेशंस आफ्टर 40 इयर्स फॉर फीमेल्स। स्पेसिफिक कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशंस नहीं रहता है, बट ये कि पेप्समियर जो है वो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि पेप्समियर यू शुड गो आफ्टर 40 इयर्स की कई सर्वाइकल चेंजेस तो नहीं आ रहे, तो उसके लिए हम लोग पेप्समियर बताते हैं। बाकी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस तो सब लोग कराते हैं, जैसे थायराइड फंक्शन है, फास्टिंग शुगर है, ये सब कराते हैं। गायनेकोलॉजिकल पर्पज से हम लोग पेप्समियर जो है वो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। डॉक्टर धनश्री देशपांडे इज आस्किंग हाउ टू मैनेज मेनोपॉजल पेशेंट having history of diabetes since 5 to 6 years and has
muscles loss due to diabetes. Yes. हाँ, इस पेशेंट में भी आप ऐसा करिए ना कि फल त्रिकादि कषाय से स्टार्ट करो पेशेंट को, ठीक है? फल त्रिकादि कषाय दीजिए, दीपन पाचन करके फिर रसायन चूर्ण उस पेशेंट को देंगे तो उस आपके पेशेंट्स को 40 इयर्स है उसमें बेनिफिट होगा आपके पेशेंट्स में। फल त्रिकादि कषाय का बहुत अच्छा रोल है डायबिटीज में भी और वैसे भी एस दीपन। मैं जितने भी पेशेंट्स मेरे जो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक है उसमें फल त्रिकादि कषाय जो है वो उसको यूज करती हूँ। यस मैडम। सो मेनोपॉज में कोई अगर कैंसर या ऐसे कुछ मेजर डिसऑर्डर्स अगर होते हैं, डायग्नोस होता है पेशेंट, तो उसमें किस तरह से हमें आयुर्वेद की ट्रीटमेंट या क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक है? हाँ, मेनोपॉज के बाद लॉट मेनी टाइम्स ये रहता है कि पेशेंट्स में जो कैंसर जो है वो अलग अलग उसका होने के चांसेस, ज्यादातर जो है सर्वाइकल कैंसर के चांसेस जो है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में ज्यादा रहते हैं और एंडोमेट्रियल कैंसर भी कई बार पेशेंट्स लेके आती हैं, ब्रेस्ट कैंसर भी हमारे पास पेशेंट्स लेके आती हैं, तो उसमें भी हमारी मेडिसिन काम करती है, लेकिन आपको स्टेज आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेज में है। आप 3rd-4th स्टेज में पेशेंट्स आई है तो उसके ऊपर हमें नहीं एकदम से ट्राई करना है, हमें दूसरी उस थेरेपी के साथ अपनी एड ऑन करनी है। ओनली 3rd-4th स्टेज में पेशेंट आई है तो हम सब सिर्फ अपनी मेडिसिन नहीं देते हैं। 1st स्टेज में आपके पास आई है तो यू कैन हेल्प टू योर पेशेंट, ये कि उसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है कि कुछ लोग हीरक भस्म देते हैं, कुछ कोई, तो ये सारी मेडिसिन जो है वो उसमें काम करती हैं। Dr. Vibha is asking about the secondary infertility age 35. So what should be done in Ayurvedic treatment? बट आपको इन्वेस्टिगेशंस करा के कॉज फाइंड आउट करिए देन ट्रीट द पेशेंट। एकदम से इसमें कुछ बता नहीं सकते हम लोग कि क्या देंगे बिना इन्वेस्टिगेशंस के। इन्वेस्टिगेशंस कराना शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम, इन्वेस्टिगेशन है, टॉर्च है, आंखें हैं, दोनों चाहिए। Yes, madam, definitely. Really, it's a nice discussion. बहुत सारे काफी सारे सवालों का जवाब आपने दे दिया है। You are really working nice in this area, gynecology, स्त्री रोग, प्रसूति, infertility, menopause, सारे एरिया में आप काम कर रही है, तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं यहाँ पे आने के लिए। तो यही उद्देश्य था कि मेनोपॉज एक विषय था, लेकिन इस प्रकार से आप काम कर रही है, इसके ऊपर काफी साल से काम कर रही है, तो इट्स रियली प्राउड फीलिंग थिंग। सो ये एरिया में काम करना एक अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारे महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और किसी को बोल नहीं सकती। जैसे कि अभी उनकी स्थिति आपने बहुत डिटेल में वर्णन की है, तो मैं डॉक्टर वंदना मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें मैडम के लिए। डॉक्टर वंदना। डॉक्टर धीमान मैम, आपने वुमेन की जो औरतों की जो एक एक्सेप्टेंस की जो नेचर होती है उसको अप्रिशिएट करते हुए अपना सेशन स्टार्ट किया और उस एक्सेप्टेंस को उसका कोई लाभ ना उठाए, इसके लिए जो आप ये काम कर रही हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम आप पोस्ट मेनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल वुमेन के लिए कर रही हैं कि वो लेडी इतनी एक्सेप्टिंग है कि सब चीजें एक्सेप्ट करके उसमें जीना सीख लेती है, पर वो फिर भी कहीं वो ऐसी जगह जाके अपनी बातें बता पाए कि ये प्रॉब्लम है और उसको एक अच्छा चिकित्सक आइडेंटिफाई कर पाए कि उसको सच में मदद की जरूरत है। आप उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, साथ ही आप अलग फील्ड्स में भी काम कर रही हैं और इस समय भी सेशन में आपने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ट्रीटमेंट्स दिए हैं जो कि इजीली दे कैन बी डन बाय अ कॉमन वुमन आल्सो। चिकित्सकों को आपने बताए हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास मसूर की दाल तो है, मेलाज्मा हो गया, दे कांट गो फॉर वेरी कॉस्टली क्रीम्स, दे कैन डू दीज होम रेमेडीज, थोड़े से मंजिष्ठा और ये सब उन्होंने ना केसर खरीदा, बचा ली और अपने घरेलू ये बना सकते हैं थोड़े से खर्चे से। और जो मेनोपॉज के लिए आप कर रहे हैं बहुत अच्छा मैम। अगर इंस्टीट्यूशन से ये काम और हो जाए कि जैसे आप ऋतु संधि काल में शोधन की बात कर रही हैं और इसकी इतनी अवेयरनेस हो जाए कि जो हमारे फील्ड में जो डॉक्टर्स हैं सरकारी, वहाँ पर छोटे छोटे शोधन होने लग जाएं, शरद में, बसंत में, ये सब बस्ती के काल में बस्ती का अवेयरनेस हो जाए, जैसे आशा बहू जगह जगह वैक्सीनेशंस के लिए जाती हैं, उसी प्रकार अगर ये सब कार्यक्रम मैम हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य रक्षण का
जो हमारा मंत्र है, हमारा जो हमारा एम है आयुर्वेदा का, वो हो जाएगा। और आतुर की विकार का तो हम लोग कर ही रहे हैं आपके थ्रू मैम, आप जैसे अच्छे चिकित्सक के थ्रू। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन द फोरम। वी रियली एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आपको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने काफी सारे अवार्ड भी जीते हैं, तो अभी मुझे पता चला चरक है झेंडू की तरफ से है, तो अच्छा मतलब आप काम करिए, तो आपको आगे के काम के लिए भी शुभकामनाएं, और आयु दर्पण की तरफ से भी आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सो जस्ट वी आर एंडिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स। बुलाते रहेंगे मैम को हम लोग बुलाते रहेंगे। वुमेन्स डे पे भी उनका रखा है, वुमेन्स डे पे भी मैडम आ रही है, तो ऐसे ही हम इंटरैक्टिव सेशंस रखेंगे, बिकॉज जैसे अभी वंदना मैडम ने बताया कि अवेयरनेस जरूरी है, तो इस प्रकार से अवेयरनेस करने का काम इस आयुष दर्पण की मार्फत से हम कर रहे हैं, तो आगे भी आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू। थैंक यू।